हेलो दोस्तों, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले सामाजिक विज्ञान के विषय इतिहास क्लास 6 का लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे को देखेंगे। यहाँ पर फूलमणि की जिज्ञासा, फूलमणि का जिज्ञासा दी हुई है कि फूलमणि अपने घर के पास से गुजरती रेलगाड़ी को देख रही थी। अचानक उसके मन में एक सवाल उभरा, जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफ़र करते होंगे। वह सोचने लगी कि इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान सकता है। तो यह फूलमणि का जिज्ञासा था। आइए हम लोग समझते हैं कि इतनी पुरानी बातों को हम कैसे जान सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज दुनिया ने बहुत खूब तरक्की कर ली है। खूबसूरत सड़कें हैं, ऊंची इमारतें हैं, आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया है। लेकिन ये सारे विकास जो है रातों रात नहीं हुआ है। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज की यात्रा पूरी कर ली, लेकिन यह करना एक दिन में संभव नहीं हुआ है। यहाँ तक पहुँचने में उसे हजारों साल लगे हैं। किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था यह हम कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें अतीत की कहानी है इतिहास को पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक हम इसकी इतिहास नहीं समझेंगे, जानेंगे, तब तक हजारों साल पहले क्या हुआ था हम उसे नहीं जान सकते। चलिए, तो सबसे पहले दिया हुआ है कि आओ जानें। इतिहास 3 शब्दों इति जोड़ ह जोड़ आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इस पॉइंट को याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे अतीत की कहानी। बीते दिनों के मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। यदि आपसे कोई परिभाषा पूछे इतिहास किसे कहा जाता है, बीते दिनों के मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। लेकिन वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उनका हल वे कैसे निकालते थे, अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर की बनावट कैसी थी। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों, रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। लेकिन अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, सोचिए यदि आप हजारों साल पहले गुफा में जिंदगी गुजारते तो आपके पास खाने के लिए क्या क्या साधन होते। यह जीवन कष्टकारी होता या आनंदमय, ये आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। अब इसके बाद आइए आप नेक्स्ट पॉइंट, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान। देखिए, धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष पहले हुआ है। यानी धरती पर मानव का अस्तित्व जो है कई लाख वर्ष पहले हुआ है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है।
इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा भी हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इतिहास का ज्ञान हमें आवश्यक है। किन किन बातों के लिए है? हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अपने देश के बारे में जानने के लिए, अपने देश के अलावे दुनिया के अन्य देशों के बारे में जानने के लिए, महान लोगों की जीवनी को जानने के लिए, उनकी शिक्षा को जानने के लिए हमें इतिहास का ज्ञान का होना आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट पर आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। इसके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। अब यहाँ पर देखिए, मानचित्र यहाँ पर 1 दिया हुआ है, मानचित्र 1। अब इसमें आपको नर्मदा नदी को ढूंढना है। इसमें नर्मदा नदी कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर जो है नर्मदा नदी है। अब आइए, अब पुनः हम लोग देखते हैं। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। उत्तर पश्चिम की, अब देखिए यहाँ पर एक जो मैप दिया हुआ है, ये इसमें आपको समझ लेना है। इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, और यह हो गया उत्तर, और यह हो गया दक्षिण। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। अब देखिए इस मैप में उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी को देखेंगे। यहाँ पर देखिए सुलेमान हो गया और यहाँ पर हो गया किरथर। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर जो पहाड़ी जो है, इसी के कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। अब देखिए उत्तर पूर्व में आपको गारो और विंध्य पहाड़ी का पता लगाना है। देखिए उत्तर पूर्व गारो पहाड़ी हुआ और इसके मध्य में जो है विंध्य पहाड़ियाँ हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे, यानी यहाँ पर समझना है कि गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। यानी इसी क्षेत्र में जो है कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। और इस क्षेत्र में सबसे पहले क्या उपजाया गया? तो चावल उपजाया गया। जो मानचित्र 1 में गंगा तथा सोन नदी की तलाश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए गंगा तथा सोन नदी को आपको तलाश करना है। तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी हुआ, ये देखिए गंगा का क्षेत्र हुआ, और यहाँ पर यह सोन नदी हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको मगध नाम से जाना जाता था। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, क्योंकि पहले जो है सड़क मार्ग इतना नहीं था, इसलिए लोगों को यात्रा करना बहुत जोखिम हुआ करता था। फिर भी ये यात्रा
उनके लिए असंभव नहीं था। पहाड़ी दर्रे भी संपर्क के रास्ते थे, इनसे दूसरे ओर आते जाते रहे हैं। ये पहाड़ी दर्रे विचारों एवं संस्कृति के आदान प्रदान के भी मार्ग बने रहे। लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से यात्रा करती थी। वहीं व्यापारी काफिले में और कभी जहाज़ों में यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिलता था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोचिए, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि लोग यात्रा क्यों करते थे, लेकिन आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। अब हम लोग देखेंगे देश के नाम। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश का नामकरण किया गया है। अब देखिए, इस बॉक्स में झारखंड के बारे में कुछ दिया हुआ है कि वर्तमान झारखंड का नाम भी प्राचीन काल में परिवर्तित होता रहा है। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र प्रदेश कहा गया है, और वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, और भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश व पशुभूमि भी कहा गया है। तो इस सारे बातों को याद रखना होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर। अब पुनः देखिए, यहाँ लिखा है, सोचिए पुराने समय में भारत को किन किन नामों से जाना जाता था और क्यों। भारतीय उपमहाद्वीप। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। चूँकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत अन्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित हैं। तो यह था भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। अब हम लोग काल निर्धारण को समझेंगे। यहाँ पे समझना है कि काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। लिखने की कला सीखने के पहले भी मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुका था। जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे समझना है, जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। बाद में मानवों ने लिखना सीखा और मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। इसके बाद समझना है आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो यह था
प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एक ताड़पत्र में चित्र 1.1 में देखना है कि ताड़पत्र में बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ दिया हुआ है। यह देखिए पहले इसी तरह से ताड़पत्र पर लोग लिखने का काम करते थे, क्योंकि उस समय किसी तरह का कोई पेपर और पेन नहीं था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अतीत की जानकारी। यहाँ पर देखिए कि भारतीय इतिहास के कुछ स्रोत भी दिया हुआ है। भारतीय इतिहास के स्रोत में है साहित्यिक और पुरातात्विक, दो तरीके से दिया हुआ है। इसमें था धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, और पुरातात्विक में था स्मारक, अभिलेख और सिक्के। अतीत को जानने के लिए कई माध्यम हैं, जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। देखिए अतीत को जानने का कई तरीके हैं, लेकिन पुस्तक जो है वह सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से भी जानते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी सुरक्षित है। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। दोस्तों एकदम स्टार क्वेश्चन है, यह अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है कि वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, यह भी स्टार क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हमें देखना है कि यह भी जाने, यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सर यह परीक्षा में पूछा जाता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना है हेरोडोटस को। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का भी वर्णन किया है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। ये भी स्टार पॉइंट है कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल हैं। तो दोस्तों ये था अतीत की जानकारी। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट को समझेंगे। देखिए यहाँ पर प्राचीन कालीन चांदी का सिक्का है जो दिया हुआ है। यहाँ पर जो है यह प्राचीन कालीन चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था और प्राचीन काल से प्राप्त यह एक पात्र है। यहाँ पर लिखा है यह भी जाने, अशोक के उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेइक लिपि में है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले
1837 ईस्वी में प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर व मूर्तियां आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता हासिल नहीं मिली है। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। यह भी स्टार पॉइंट है कि प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। और दूसरा यहाँ पर यह भी रखना है कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। हस्तलिपियां भी प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। पाली और प्राकृत भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यह भी जानें। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में अरिकमेडु अर्थात पुदुचेरी नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले हैं, जिसके प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। अगला पॉइंट है प्राचीन काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड घनघोर जंगलों से घिरा था। भौगोलिक स्थिति में इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला। गुप्त वंश के शासकों और गौड़ शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासन नहीं किया था। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार व उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं। हजारीबाग जिले के इसको में एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना भी प्राप्त हुआ है। कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, बेधनी, खुरचनी, बेधक, तक्षणी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। एकदम स्टार क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। यहाँ उसके समय की ईंट पाई गई है, जिसकी लंबाई 17 इंच है। याद रखना, जिसकी लंबाई कितना है, 17 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। 10 इंच व मोटाई 3 इंच है। ये प्रागैतिहासिक असुर सभ्यताएं एक ही कोटि की थी। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुरकालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि मुंडा, उरांव आदि जातियों के आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता विकसित थी। संभव है यह सभ्यता असुर जनजाति की रही होगी। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। उन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्राचीन काल में झारखंड को देखा। अब हम लोग इतिहास और तिथियां को समझेंगे। आपने इतिहास में तिथि से पहले ईसा पूर्व अर्थात बीसी या एडी लिखा देखा होगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जेजस चर्च कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती विपरीत दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ।
लेकिन ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेजस जस्ट। वर्तमान में एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट अर्थात वर्तमान से पहले है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।